नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका लेट्स टॉक यूपीएससी सीएससी की हिंदी माध्यम के प्लेटफॉर्म पे। चलिए आज आपसे एक विशेष श्रृंखला पर बात करते हैं इंडो इस्लामिक वास्तुकला, जिसको कहते हैं संस्कृतियों का मिश्रण। अब इसको मिश्रण क्यों कहा जा रहा है और किन संस्कृतियों की बात की जा रही है, जरा समझते हैं। अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे दो शब्द लिखे हैं, इंडो और इस्लामिक। इंडो का मतलब यानी वो सभ्यता जो पहले से इंडिया में चल रही थी। इस्लामिक मतलब उसमें कौन कौन से इस्लामिक एलिमेंट्स ऐड हो गए। तो जहां पे इंडियन एलिमेंट्स और इस्लामिक एलिमेंट्स दोनों ऐड हो गए, ऐसी वास्तुकला जो बनी, इसको हम कंबाइंडली इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर कहते हैं। चलिए जरा आज के सेशन में हम बात करते हैं इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर की और जरा इसको समझते हैं कि क्या बताना चाह रहा है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। सो लेट्स बिगिन द सेशन। इंडो इस्लामिक वास्तुकला, अगर इसकी शुरुआत की बात करें तो ये शुरू हो रही है 12वीं शताब्दी के अंत में भारत पर गुरीदों के कब्जे के साथ हुई। मुसलमानों ने ससैनियन और बिजान्टियन साम्राज्यों से विरासत में मिले विभिन्न डिजाइनों को स्थानीय संस्कृति के साथ मिलाकर इंडो सार्सैनिक इंडो इस्लामिक वास्तुकला को जन्म दिया। उन्होंने सुलेख जड़ाऊ काम का उपयोग करके अलंकरण, ट्रेबिएशन, ब्रैकेट, गुंबद जैसे कि जो कुछ नए तत्व हैं, इनको प्रस्तुत किया। तो देखिए, इंडो इस्लामिक सभ्यता की अगर हम बात करें तो इसकी जो उत्पत्ति है ना, वो 12वीं शताब्दी में है। अगर इसकी ये तो हो गई उत्पत्ति के बाद, तो उत्पत्ति कैसे हुई इसको अगर समझे तो दरअसल जो भारत पर गुरीदों के जैसे मतलब जो भारत पर गुरीदों, इनको इस्लामिक भी कहते हैं, इनके कब्जे के साथ जो है भारत में इसकी शुरुआत होती है। मुस्लिमों ने जो ससानियन और बिजान्टियन साम्राज्यों से, क्योंकि जो मुस्लिम समुदाय है वो इनसे जो है प्रभावित हो रहा है, तो इनसे होने के बाद जो है इसने विभिन्न डिजाइन जो है प्रस्तुत किए, क्या कहते हैं आपके इंडो इस्लामिक में। तो इसमें जो बेसिक आइडिया है दैट इज, यहाँ पे सुलेख लिखे गए, जड़ाऊ जड़ाऊ काम क्या है, अलंकरण कैसे किया गया, ट्रिबिएशन कैसे हुए, ब्रैकेट, गुंबद, ये सारे जो नए तत्व इस्लाम में डाले गए वो सारे कैसे डाले गए, इसकी चलिए हम वन बाय वन चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करें इसकी कुछ इस वास्तुकला की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं की। तो विशेषता क्या है, देखिए समय अवधि देखें तो इस्लाम की जो शुरुआत हुई है भारत में, वो लगभग 7वीं 8वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत हुई है इस्लाम धर्म की। इसे व्यापारियों, पवित्र पुरुषों और विजेताओं द्वारा लाया गया था। तो यहाँ पे बात हम इस्लामिक शैली की नहीं बल्कि इस्लाम की कर रहे हैं कि किस तरीके से भारत में जो मुस्लिम रूल की बिगनिंग है वो शुरू होती है। देखिए, मेजरली आप इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। जहां पहला होता है सल्तनत काल, जिसको हम दिल्ली सल्तनत भी कहते हैं। मुगल काल। तो इन दोनों ही कालों में जो भी डेवलपमेंट हुआ है, दरअसल इसी को हम इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के अंतर्गत रखते हैं। तो इस्लाम भारत में आया लगभग 8वीं शताब्दी में। इसको लाया किसने, तो इसको लाया व्यापारियों ने जो उस समय ट्रेड करने इंडिया आ रहे थे। पवित्र पुरुषों की बात करें तो कैसे इंडिया में सूफिज्म का जन्म हुआ, तो सूफिज्म द्वारा, और जो उस समय जो इंडिया पे जो आक्रांतास आ रहे थे, इन्वेडर्स आ रहे थे, उनके द्वारा इसको इंडिया में लाया गया। देखिए, बात करें तो कैसे इसका बिगनिंग हुआ, तो आपको पता है कि मोहम्मद बिन हज्जाज जो यहाँ का राजा था, और उसके बाद कैसे मोहम्मद बिन कासिम का आना हुआ। तो बेसिकली इसकी बात कहाँ से शुरू हुई, तो सिंध और गुजरात जैसे क्षेत्रों में इस्लामी निर्माण की शुरुआत हुई है। तुर्क की विजय के बाद दिल्ली सल्तनत के तहत 13वीं शताब्दी के शुरुआत में बड़े पैमाने पर इसकी शुरुआत हो गई, किसकी, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर से पहले इस्लाम की। अब जैसे कि हम लोगों ने बिगनिंग में ही समझा कि जब हम इंडो इस्लाम की बात करते हैं तो बेसिकली इट्स एन अमलगमेशन, इट्स अ मिक्सचर। तो मिक्सचर किन चीजों का, तो देखिए दो सभ्यताएं, दो संस्कृतियां आपस में मिली, उनका कौन कौन सी, एक जो इंडिया में पहले से प्रचलित थी, तो हिंदू मंदिर, इसके साथ ही साथ जो है जो भी मंदिर के विशेष विशेष तत्व थे, वो सब कुछ यहाँ पे पहले से ही फेमस थे। और यहाँ पे आया इस्लामिक।
ठीक है। तो इस्लाम के जो भी तत्व जो ये लोग प्रभावित थे, चाहे वो सिंध से रहे हों, गुजरात से रहे हों, या जो हमने अभी शुरू में देखा कि जो बिजान्टिन साम्राज्य से ये लोग प्रभावित थे, तो इन दोनों ही शैलियों का अमलगमेशन हुआ। बेसिकली इसमें आप देखेंगे तो जो इसका मतलब और जगह से कहाँ-कहाँ से प्रभावित हुए, तो इसको इंडो सार्सैनिक, इंडो इस्लामिक इन वास्तुकला के रूप में हम इसको जानते हैं, इस वास्तुकला को समझते हैं। आगे देखें तो इस पे धार्मिक प्रभाव भी पड़ा, किस पे, इंडो इस्लामिक पे। देखिए क्या था, अगर आपको याद आ रहा हो तो हमने आपसे हिंदू आर्किटेक्चर में टेम्पल आर्किटेक्चर की चर्चा की है, जहां पे हमने ये समझा था कि कैसे एंशियंट इंडिया में सबसे पहले जो डेवलपमेंट हुआ था, स्टोन एज, जिसको हम जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके बारे में हमें कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं है। वही सिंधु सभ्यता में पूजा किसकी होती थी, तो हमें याद है प्रतीकों की पूजा की जाती थी, यानी कि सिंबल्स की, जैसे मातृ देवी की, लिंग पूजा की जाती थी। ठीक है। इसके बाद आई जो वैदिक सभ्यता, वैदिक संस्कृति, तो वैदिक संस्कृति में ये जो पूजा हुई वो हुई प्रकृति की। जैसे पुरंदर का नाम आता है, जिसको इंद्र को ही पुरंदर कहा जाता है, यानी किलों को तोड़ने वाला। यहाँ पे हमने देखा सूर्य पूजा के भी साक्ष्य मिलते हैं। सूर्य की जो किरणें निकलती है, इसको कहते हैं सविता, सविता के बारे में भी हमने पढ़ा है। वैदिक के बाद 600 बीसी, जहां से ब्राह्मण धर्म पतन की ओर और कुछ नए धर्म, बौद्ध, जैन और अन्य धर्म जिसको श्रमण कहते हैं, उनका इमरजेंस हो रहा है। ये जो मौर्य काल रहा, कहा जाता है कि मौर्य राजा बड़े लिबरल, बड़े उदार हुआ करते थे। और उदार होने का मतलब है कि यहाँ पे धर्म आधार नहीं था, मतलब राज्य का ऐसा कोई धर्म नहीं था। आप देखेंगे तो जैसे जहाँ चंद्रगुप्त मौर्य है, तो चंद्रगुप्त मौर्य बेसिकली जैन धर्म का अनुयायी बना। वही जो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा है बिंदुसार, बिंदुसार ने आजीविकों के लिए बहुत सारे दान किए हैं। और जब वहीं हम अशोक की बात करते हैं, तो अशोक बात करता है किसकी, अशोक ने यहाँ पे जो भी चीजें की वो बौद्ध धर्म के उत्थान के लिए। और कहा जाता है, कई साक्ष्य भी बताते हैं कि अशोक पहले शैव धर्म से जुड़ा था, यानी शंकर का उपासक था, और बाद में वो बौद्ध धर्म की ओर मुड़ा। तो अगर मतलब मौर्य धर्म के उत्तरार्ध की ओर चले, तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि यहाँ पे बौद्ध धर्म का वर्चस्व बढ़ रहा है। पोस्ट मौर्य आते आते कहा गया ये जो बौद्ध धर्म का ये चरमोत्कर्ष काल है, जहाँ पे बौद्ध धर्म अपने चरम पे पहुंच गया। अब होता क्या है कि बौद्ध धर्म में भी कुछ प्रॉब्लम्स आने लगी, जैसे बौद्ध जो मठ है वहां वो विलासिता से भर जाना, या हम देखते हैं कि जो बौद्ध लोग हैं वो कहीं ना कहीं दान वगैरह के पीछे लग गए। तो जब ये सारी घटनाएं, घटनाक्रम आगे बढ़ते हैं, तो धीरे धीरे करके जो बौद्ध धर्म है वो डिक्लाइन होने लगा। और गुप्त काल आते आते कहीं ना कहीं जो ब्राह्मण धर्म यहाँ पे दब गया था, वो यहाँ से रिवाइवल होना शुरू हुआ। और ब्राह्मण धर्म के यहाँ पे हटने के पीछे का जो सबसे बड़ा रीजन था वो क्या था, बलि, कर्ज ना लेना। बलि जो है वहां पे, क्योंकि गाय भैंस या पशुधन की, गोधन की बहुत ज्यादा बलि दी जाती थी, और उस समय जो बैल है वो जुताई के कार्य से लगे हुए होते थे। अब ऐसे में गुप्त धर्म में जब ब्राह्मण धर्म अपना रिवाइवल कर रहा है, तो यहाँ पे नई बात आ रही है, और नई शब्द क्या है, भक्ति। अब ये भक्ति क्या है, हमने कहा भक्ति का मतलब होता है ईश्वर के प्रति इच्छा रहित पूर्ण समर्पण, जहां भक्त और भगवान के बीच में कोई अंतर नहीं रह जाता, और भगवान अपने भक्त को अपना सब कुछ सौंप देता है। तो भक्ति का मतलब क्या है, आपको बलि देना है नहीं, आपको कोई कर्मकांड, पूजा पाठ, व्रत, उपासना, तीर्थ रखना है नहीं। जैसा आप अपने पिता के साथ रहते हैं, आप वैसा भगवान के साथ रहिए। आप अपनी माँ की तरह भगवान के साथ रहिए, आप अपने गुरु की तरह भगवान के साथ रहिए, आप अपने मित्र की तरह भगवान के साथ रहिए। तो हमने कहा फिर भगवान के साथ तो हम रहेंगे, भगवान कौन है, तो कहा गया भगवान निर्गुण है, इनका कोई आकार नहीं है। आप जैसा कल्पना करेंगे ईश्वर वैसा ही है। यहाँ से बात होने लगी कि नहीं नहीं, हमें इस निर्गुण को साकार रूप में लाना है। तो जब साकार रूप में ईश्वर आया, तो उसके भी बनाए गए, तो उसकी मूर्तियां बनाई गई। तो जब मूर्तियां बनी, तो मूर्ति को रखेंगे कहाँ, जिसके लिए मंदिर बने, और भारत में मंदिर की शुरुआत हुई। अगर आपको याद हो तो मंदिर आर्किटेक्चर में हमने ये भी समझा था कि जो भी मंदिर बने हैं, उसमें कई अलग अलग मंदिरों में अलग अलग सजावटी तत्व लाए गए, जैसे स्तंभों पर नक्काशी, जैसे मंदिर का विमान, जैसे मंदिर का शिखर, मंदिर का गोपुरम, ये सारी चीजें। अब ऐसे में एक नई संस्कृति आ रही है, ये नई संस्कृति है इस्लाम।
ये जो इस्लाम धर्म देखिएगा तो ये मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। इस्लाम में मूर्ति की पूजा नहीं होती। तो जब यहाँ मुस्लिम प्रभाव आया तो मुस्लिम वैसे भी एक ईश्वर की मतलब एक ईश्वरवाद यानी एक ईश्वर में विश्वास करते हैं और मोहम्मद को ये मतलब जानते ही मोहम्मद उनके पैगंबर है। पैगंबर का मतलब है जो समय समय पर भगवान के दूत बनकर सामने आते हैं। ऐसे में अगर मूर्तियां नहीं बनेंगी तो इस्लाम धर्म में आप सजावट किस चीज की करोगे? तो यहाँ पे सजावट के जो तत्व हैं उसके लिए अरबेस्क का यूज किया गया। अरबेस्क का मतलब होता है जो कुरान शरीफ की पवित्र आयतें लिखी गई हैं उनको दीवारों पर खुदाना, दीवारों पर उनको लिखना। अच्छे अच्छे ज्यामितीय पैटर्न जैसे ट्रायंगुलर शेप, जैसे सर्कुलर शेप, इस तरह के जो पैटर्न्स हैं उनको जो है दीवारों पर बनवाया गया। तो कुछ इस तरीके से इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, अब जरा हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमने देखा कि कैसे इस पे हिंदू प्रभाव पड़ा, क्योंकि इंडिया में पहले से मंदिर निर्माण की जो परिपाटी है वो चल रही थी। मंदिर निर्माण अपना जो अपने अपने विविध रूप में हमारे सामने था। तो यहाँ मंदिर निर्माण से ऊपर उठते हुए मंदिर निर्माण से हमने कुछ चीजें ली, लेकिन क्योंकि इस्लाम मूर्ति पूजा का विरोध करता है इसलिए यहाँ मूर्ति की बात नहीं है बल्कि अरबेस की बात है। अन्य कुछ सजावटी तत्वों की बात भी इस्लामिक कल्चर में की गई, इसको भी जरा हम समझते हैं। देखिए अगर हम देखें तो समय के साथ भारत ने धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष आवश्यकताओं को पूरा करने वाले विभिन्न वस्तु शिल्प संरचनाओं के निर्माण को देखा है। जैसे अभी हमने देखा यहाँ पे कि किस तरीके से जो डेवलपमेंट हुआ मंदिर का, तो मंदिर जुड़ा है धर्म से, मंदिर जुड़ा है आस्था से। तो यहाँ पे जो भी डेवलपमेंट हो रहा है टेम्पल का, वो किस उसका आधार क्या है? धर्म। अब ऐसा नहीं है कि जो भी हमारे यहाँ पे मतलब चीजें बनी है वो सिर्फ और सिर्फ धर्म उनका आधार है। कई सारे हमारे पास ऐसे भी साक्ष्य हैं जो धर्मनिरपेक्ष आवश्यकताओं को लेकर बने हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा मौर्य काल में बने हुए धौली के हाथी का। धौली के हाथी का स्ट्रक्चर दिस इज नॉट रिलेटेड टू एनी रिलीजन, ये धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है बल्कि धर्मनिरपेक्ष आवश्यकताओं को पूरा करने वाली संरचना है। इसके अलावा अगर हम मुख्य संरचनाओं में बात करें तो और क्या क्या मुख्य संरचनाएं जो इस्लाम का भाग बनती हैं, इसमें है मस्जिदें, जैसे बनी हुई जामा मस्जिद, जैसे बहुत सारे मकबरे। अब मकबरों का कॉन्सेप्ट क्या है? कहा जाता है कि मकबरे का मतलब होता है पृथ्वी पे जन्नत। जब मकबरे बनने लगे तो इसमें क्या दिखाया जाता है? दरअसल चहारे बाग शैली दिखाई जाती है। चहारे बाग का मतलब होता है जहां पे चार तरफ बाग हो और बीच में बना हुआ हो कोई स्ट्रक्चर। तो कहा जाता है कि जो जन्नत है वो कैसी दिखती होगी? जहाँ हरा भरा होगा, जहाँ ग्रीनरीज होंगी, जहाँ पशु पक्षी निवास करते होंगे, हर तरफ सबके अमन और चैन की कामना होती होगी, कुछ ऐसा होता होगा जन्नत। तो पृथ्वी पर इन लोगों ने जन्नत की कल्पना की। इसका मतलब जब किसी को मकबरे में दफनाया गया तो वो कहाँ पे है? वो अभी जन्नत में है। ठीक, इससे दो बातें सामने आई। पहला, तो जो राजा की सुप्रीमेसी बढ़ी कि देखो राजा कहाँ है? जन्नत में रहता है। ठीक, और दूसरा, क्योंकि उस समय के लोगों को रोजगार देने के लिए आपको कुछ ना कुछ चीजें चाहिए थी, कहाँ हम रोजगार में लगाएंगे? तो वहां पे जब मकबरों का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ तो बहुत सारे शिल्पकारों को फिर क्या मिला? रोजगार मिला, और यहीं से इंडिया में मकबरों की शुरुआत हुई। इसके साथ ही साथ कहानी यही नहीं रुकी, दरगाह भी बनी। दरगाह के रूप में सूफी इस्लामी तीर्थ स्थल, ऊंची मीनारे, हम्माम। हम्माम का मतलब होता है जैसे वॉशरूम। ठीक है, तो कॉमन वॉशरूम, स्नान घर, औपचारिक उद्यान, बहुत सारे गार्डन्स बने। जैसे आप कुछ गार्डन्स का नाम सुनते होंगे, शालीमार बाग है ना। तो औपचारिक उद्यान, मदरसा नामक शैक्षणिक संस्थान जहाँ पे इस्लाम या शरिया की शिक्षा दी जा रही है। सराय, जहाँ पे क्योंकि उस समय लोग बड़े बड़े रूट से होके ट्रेड किया करते थे या खरीदारी किया करते थे। तो उसको देखते हुए क्या होता था कि अब कोई मान लीजिए कि ट्रेड करने जा रहा तो वो कहाँ रुकेगा? तो उसके लिए कारवा बनाए जाते थे, जहाँ पे लोग जो कारवा कारवा मतलब एक झुंड में जाने वाले लोग, तो ये लोग कहाँ पे रुक सके इसके लिए सराय बनती थी, जहाँ पे ये जो यात्री लोग हैं वो विश्राम करते थे। सड़कों के किनारे दूरी के निशान जिन्हें हम कहते हैं कोस मीनार, ये सारी चीजें वहां पे बनाई जाती थी। ओके, अब यहाँ पे ये जो इमारतें बनी ये उपमहाद्वीप में पहले से मौजूद इमारतों के प्रकारों की पूरक थी। तो ऐसा नहीं है कि भारत में इसके पहले विश्राम स्थल नहीं बनाए गए या लेख नहीं लिखाए गए। हम अगर अशोक की बात करें तो उसने बहुत सारे शिलालेख भी लिखवाए थे। अब ये जो यात्रियों के निवास की बात है वो भी अशोक ने देखी थी। तो जो स्ट्रक्चर इंडिया में एक्चुअली पहले से चल रहे थे
कुछ वैसे ही स्ट्रक्चर्स का कॉम्प्लीमेंट करते हुए ये स्ट्रक्चर्स बनाए गए। चलिए हम और आगे समझते हैं। इंडो इस्लामिक वास्तुकला को निर्धारित करने वाले चलिए कुछ कारकों की बात करते हैं कि किन कारकों से इंडो इस्लामिक वास्तुकला को हम निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करें तो इंडो इस्लामिक संश्लेषण, संश्लेषण मतलब जहां पे फ्यूजन हो रहा है, मिल रही है। इंडो इस्लामिक वास्तुकला में सार्वसैनिक शैली, फारसी और तुर्की, ये इन तीनों के जो विशिष्ट क्षेत्र रहे, उनसे ये प्रभावित थी। ये मुख्य रूप से भारतीय वास्तुकला और सजावटी रूपों द्वारा चिन्हित था। अगर इसमें विविध प्रभावों को समझें कि और इसमें क्या क्या प्रभाव पड़े, तो सामग्री की उपलब्धता, कि किस तरह की चीजें यहाँ पे उपलब्ध होंगी, यहाँ पे कैसे कैसे संसाधन होंगे, हाथ में कौशल, संरक्षकों की सौंदर्य संबंधी प्राथमिकताओं जैसे कारकों ने डिजाइन को बहुत प्रभावित किया। अगर हम यहाँ पे सांस्कृतिक मिश्रण को समझें, तो विशेष रूप से मध्ययुगीन भारत में धर्म की महत्वपूर्ण भूमिका के बावजूद भी वास्तुशिल्प तत्वों को उदारता पूर्वक उधार लिया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा नहीं है कि इंडिया में सजावट की चीजें नहीं थी, या शिल्प नहीं था, या हस्तशिल्प नहीं था, या जिसकी हम बात करें आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर नहीं था। लेकिन जो वो लाइन है ना कि सरजमीन हिंद पर अक़वामे आलम के फिराक, कारवां बसते गया और हिंदुस्तान बनता गया। तो जो भी शैलियां यहाँ पे आई, जो भी लोग यहाँ पर आए, उन्होंने जिन जिन चीजों को इंडिया में डाला, इंडिया ने उन सब चीजों को आत्मसात किया, अमलगमेट किया, और विभिन्न तरह की जो संस्कृतियां आई, परंपराएं आए, और वो सब के सब इंडिया की जो शैली है उसमें जुड़ते चले गए, और भारत की विविध और भारत की बहुत ज्यादा विस्तृत भारतीय विविध शैली और विस्तृत शैली का इन्होंने निर्माण किया। चलिए कुछ और बातों की चर्चा करते हैं। कुछ देखते हैं कि क्या क्या इसकी शैलियां हैं। कुछ सूक्ष्म शैलियों की बात करें तो सबसे पहले होती है शाही शैली। शाही शैली की बात करें तो ये दिल्ली सल्तनत काल के दौरान उभरी है। हमने आपसे पहले ही कहा कि इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं, पहला है दिल्ली सल्तनत, दूसरा जैसे मैंने बताया वो है मुगल। तो जो शाही शैली है वो दिल्ली सल्तनत काल के दौरान उभरी है, और दूसरे देखें तो मतलब यहीं पे जो सल्तनत काल में इसको कहते हैं शाही शैली। फिर होती है प्रांतीय शैली, जैसे जौनपुर की शर्की डायनेस्टी, ठीक है, गुजरात में, मांडू में, बंगाल में, इन्होंने अपनी कुछ रीजनल जो चीजें हैं उनको प्रमोट किया, जो रीजनल चीजें उनको ये लोग आगे लेके गए, इसको हम कहते हैं प्रांतीय शैली। फिर आती है मुगल शैली, जो कि दिल्ली, आगरा, लाहौर जैसे स्थानों में विशिष्ट रूप से मौजूद है। कौन सी? मुगल शैली, मुगलिया शैली, जिसमें अभी हम बात करेंगे, इसमें हम आपको दिखाएंगे कि कैसे लाल बिलवा पत्थर और संगमरमर का बेजोड़ प्रयोग मुगल काल में दिखाई देता है। अच्छा, यहाँ पे साउथ इंडिया भी पीछे नहीं है। साउथ इंडिया की इस क्षेत्रीय शैली को हम दक्कन शैली कहते हैं। इसका श्रेय जाता है बीजापुर और गोलकुंडा जैसे क्षेत्रों को। वर्गीकरण वास्तुकला की विशिष्टताओं को निश्चित स्लॉट में रखने के बजाय उनकी स्पष्ट समझ की अनुमति देते हैं। चलिए हम कुछ और चीजों की भी बात कर लेते हैं। बात करते हैं इस्लामी वास्तुकला नवाचार की। देखिए इसमें दो चीजें हैं, आर्कवेट शैली और मीनारे और अलंकृत डिजाइन। आर्कवेट शैली का मतलब क्या होता है कि मान लो ये दोनों पिलर्स हैं और इनके ऊपर से बीम ढालना, तो आर्कवेट। ठीक है, दूसरा होता है टर्बिएट। ठीक है, तो आर्कवेट शैली ने जो पहले मतलब जो है हमारे यहाँ पे टर्बिएट चला करता था, जहां पे जैसे ये दो दीवारें, इनके ऊपर ये बीम डाल दिया गया। आर्कवेट का मतलब क्या है, मानो ये दो दीवारें हैं, इसके ऊपर कुछ इस तरीके से, यानी जो इस तरह की संरचना है, इसने पूरा भार इन दोनों दीवारें पे डाल दिया, इसको हम कहते हैं टर्बिएट। तो इस टर्बिएट ने स्थान किसका लिया? आर्कवेट का। ठीक, इसके बाद देखें जो इसको जोड़ने के लिए मतलब जो आप देखते होंगे कि जो पुरानी मस्जिदों में या पुराने इंडो इस्लामिक जब हम भवनों में जाते हैं, तो वहां पे जो दीवारें हैं वो किन सीमेंट से जुड़ी हुई हैं। तो उस समय जो सीमेंटिंग एजेंट था उसको गारा कहते थे, जिससे जो दीवारें हैं उनको जोड़ा गया है। मुसलमानों को किसी भी सतह पर जीवित रूपों की नकल करने की मनाही थी, इसीलिए उन्होंने अपनी धार्मिक कला और वास्तुकला विकसित की, जिसमें प्लास्टर और पत्थर पर अरबी ज्यामिति पैटर्न और सुलेख की कलाएं शामिल की। अब बात करें अरबी की, तो एक सजावटी डिजाइन जिसमें आपस में जुड़ी हुई बहती रेखाएं
पत्तियां और फूल और होते हैं। जैसे आपने कहीं कहीं देखा होगा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे इस पूरे में फ्लावर्स बने होते हैं, पत्तियां बनी हुई हैं। ठीक है, इसको कहते हैं कुछ इस तरह की जो चीजें उन्होंने सजावटों में लिया। इमारतों में जटिल जालीदार काम थे। जैसे आप देखेंगे तो वहां पत्थर की जालियां बनाई जाती है। जगह जगह आप किसी भी इस्लामिक स्ट्रक्चर में देखें तो पत्थर की जालियां बनाते थे, जिससे हवा और प्रकाश आ सके और इसके साथ ही साथ जो इमारत की भव्यता है वो और ज्यादा सुंदर लगे और ज्यादा बेजोड़ दिखे। फिर जो जैसे मान लीजिए कि पूरा स्ट्रक्चर है तो उसके बीच में जगह जगह जो खुले स्पेस होते थे वहां तालाबों में फव्वारे और छोटी नालियां डाली जाती थी, जिससे कि जैसे गार्डन बना तो गार्डन में अपने आप सिंचाई होती चली जाए। पानी का जो उपयोग है वो तीन उद्देश्यों से वहां पे करते थे। एक तो पानी का धार्मिक महत्व है। कहते हैं जब हम जल के पास रहते हैं तो नेचर हमारी सारी तरह की जो समस्याएं हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है। साथ ही साथ पानी सजावटी भी है और परिसर को ठंडा रखने में भी जल का ही प्रयोग करते हैं। इंडो इस्लामिक वास्तुकला, उन्होंने बगीचे की चार बाग शैली प्रस्तुत की। तो चार बाग जैसे मैंने बताया कि चारों तरफ छोटे छोटे बाग और बीच में महल, जहां से वो हरियाली या जो ग्रीनरी है उसको प्रमोट किया जा सके। पीटरा ड्यूरा टेक्निक में क्या होता है कि अर्ध कीमती पत्थरों का उपयोग करते हैं और उनको क्या करते हैं, जो बिल्डिंग्स की दीवारें हैं उन पे उनको जड़ दिया जाता है। तो उसको कहते हैं पीटरा ड्यूरा। बेसिकली जो पीटरा ड्यूरा है इसकी शुरुआत की किसने की थी, जहांगीर के समय में। उनकी जो बेगम थी मेहरून निसा, उनके समय से इसको देखा जाता है। फिर फोर्स शॉर्टनिंग तकनीक जो शिलालेखों को उनकी वास्तविक स्थिति से अधिक करीब देखती है, इसको हम कहते हैं फोर्स शॉर्टनिंग टेक्नोलॉजी। इसके साथ टेंसलेशन, जहाँ पे मोजेक के साथ दीवारों और फर्श की सजावट के लिए एक टेक्निक है जिसको हम टेंसलेशन कहते हैं। इन सारी चीजों का यूज किया गया इमारतों को सजाने में। देखिए अब हम बात करते हैं इंडो इस्लामिक कुछ इमारतों की, जिससे आपका ये जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा और क्लियर हो जाए। देखिए इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में जो कुछ आर्किटेक्चर, जैसे सबसे पहले हम बात करें डोम की। डोम, भारत में डोम की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी के समय पे हुई, जिसने जब ये जो अलाई दरवाजा है वो बनाया। तो देखिएगा ये कैसा बना है। अगर इसको देखेंगे तो इसको वैज्ञानिक डोम नहीं माना जाता है। सो दिस इज नॉट एट ऑल अ साइंटिफिक डोम। यहाँ पे ये पूरी तरीके से गोल भी नहीं है, लेकिन हाँ वैज्ञानिक मतलब वैज्ञानिक के जो पैरामीटर्स है वो सही नहीं है। इसीलिए अगर हम इसको देखेंगे तो जो कहीं ना कहीं डोम की शुरुआत करने वाला ये जरूर है, पर डोम बहुत लेवाइश, बहुत आकर्षक नहीं है। दूसरा देखिए तो ये पत्थर की जालियों का प्रयोग है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए तो किस तरीके से यहाँ पे ये देखिए तो इसको हम कहते हैं मेहराब। आर्कवेट स्टाइल जो भी हमने आपको बताया था कि टर्बियट को हटा के आर्कवेट ने इसका स्थान लिया था, तो ये देखिए ये इसका प्रयोग दिखाई दे रहा है। इसके बाद सीढ़ियों का प्रयोग सामने में, और ये जूम नहीं हो पा रहा, नहीं तो हम आपको दिखाते हैं कि अरबेस का यूज कैसे है। देखिए ये रहा हमारा अ, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार जो बनी है इसकी शुरुआत किसने की, जरा मुझे कमेंट सेक्शन बताइए कि कुतुब मीनार की शुरुआत किसने की है। कुतुब मीनार को बनवाने की शुरुआत किसने की है। देखिएगा जब हम कुतुब मीनार की बात करते हैं तो कुतुब मीनार को शुरुआत तो किया इसकी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अब ऐबक ने इसका पहला ही जो मतलब इसकी मंजिल है वो बनवाई थी कि उनकी डेथ हो जाती है। जब उसकी डेथ हो गई तो इस इमारत को बनवाने का काम शुरू किया इल्तुतमिश ने। अब इल्तुतमिश ने इसका जो पैटर्न था वो बिल्कुल फॉलो किया। जैसे जो पहली मंजिल है उसमें कुछ गोल गोल से स्ट्रक्चर बने हैं। ठीक, जैसे आप देखो ये वाला, दिस वन। इसके बाद जो स्ट्रक्चर बना उसमें ऐसा बना दिया गया। तो सेम स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए थर्ड पिलर पे ऐसा कर दिया गया, एक गोला एक ट्रायंगल, एक गोला एक ट्रायंगल। लेकिन यही जो चीजें वो फॉलो होती गई। होता क्या है कि इसी में फिरोज शाह तुगलक का समय आता है। तो जो फिरोज शाह तुगलक है
उन्होंने यहाँ पे क्योंकि जो पूरी कुतुब मीनार है वो लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई है, उन्होंने यहाँ पे लाल बलुआ पत्थर का जो इस्तेमाल है वो नहीं किया। लाल बलुआ पत्थर की जगह इन्होंने बेसिकली संगमरमर का यूज कर दिया, व्हाइट मार्बल का यूज कर दिया। और व्हाइट मार्बल का यूज करते ही कुतुब मीनार की जो सारी की सारी सुंदरता है वो समाप्त हो गई। तो जो लास्ट का फोर्थ और फिफ्थ पिलर है, जो फोर्थ और फिफ्थ वाली मंजिल है, वहां पे व्हाइट मार्बल का यूज किया गया है। बाकी जो पूरी बिल्डिंग है वो रेड मार्बल से बनी है। आप इसमें अगर देखें तो ये है जहां पे पूरी कुरान की आयतें खुदी हुई है। ठीक है, इसी को हम अरबेस्क कहते हैं। देखिए यहाँ पे कैसे फूलों की नक्काशी की गई, फूलों को उकेरा गया है। ऊपर में जो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि इतना ये जो जगह है, यहाँ पे बिल्कुल बारीक 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 नक्काशी की गई है। इन बारीक नक्काशियों को हम इंडो इस्लाम में हनी कोम्बिंग कहते हैं। जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, बिल्कुल वैसी कोम्बिंग की गई है जिसको हम हनी कोम्बिंग कहते हैं। तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स रहे आपके इंडो इस्लामिक शैली के। चलिए अब हम आगे चलते हैं लोदियों के काल। देखिए जो लोदियों का काल है ये मकबरों का काल माना जाता है। साथ ही साथ लोधी अपने डोम के लिए भी बहुत फेमस है। लोदियों का जो डोम है वो पेंटागोनल यानी पंचकोणीय और षटकोणीय बना। ठीक, जैसे अभी हमने आपको दिखाया था अलाउद्दीन खिलजी का, तो ये वैज्ञानिक रूप से सही नहीं है। वहीं अगर आप इसको देखें तो ये इतना उठाने के बाद यहाँ पे डोम डाला गया है, जो जिससे कि जो डोम की खूबसूरती है वो बढ़े। पंचकोणीय बेस पे डोम बनाए गए, षटकोणीय बेस पे डोम बनाए गए। साथ ही साथ डोम के अंदर डोम बनाए गए, यानी डोम विद इन द डोम का कॉन्सेप्ट भी जो है लोधी डायनेस्टी में आया है। साथ ही साथ देखिए तो लोधी डायनेस्टी में हालांकि बहुत ज्यादा सुसज्जा तो नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन स्टिल आप यहाँ पे छोटे छोटे ही सही कॉम्पैक्ट कॉम्पैक्ट मीनारे देख सकते हैं। ये आर्कुएट स्टाइल का एग्जाम्पल, मेहराबे देख सकते हैं, गुम्बद देख सकते हैं। तो जो बेसिक इंडो इस्लामिक शैली की जो भी विशेषताएं हैं वो सारी के सारी हमें इनके स्ट्रक्चर्स में दिखाई दे रही। नाउ मूविंग अहेड, जो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर है वो अपने पीक पे पहुंचता है जिस बिल्डिंग में, जिस इमारत में, वो हमारे भारत की ये 7वें नंबर के अजूबे में आती है। आपने चित्र देखकर ही पहचान लिया होगा कि ये कोई अजूबा, ये अजूबा है हमारे देश में बना हुआ ताजमहल। ताजमहल देखिए क्यों कहा जाता है कि आर्किटेक्चर की पराकाष्ठा है, क्योंकि जो अभी तक गुम्बद बन रहे हैं, डोम बन रहे हैं, वो डोम कैसे हैं, फूले हुए, गोल। ये जो गुम्बज है ये प्याज के आकार का कुप्पे के जैसा गुम्बज बना हुआ है। आप इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आप इसमें मिसिंग पाएंगे। पीटरा ड्यूरा का प्रयोग है, यानी कि रत्नों को या बहुमूल्य पत्थरों को इसके अंदर जड़ा गया है। आप देखिए तो चारों तरफ बिल्डिंग के मीनार बनाकर, मतलब पहले बेस बनाया गया, बेस के ऊपर ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग के चारों तरफ अगर मीनार नहीं होती है तो शायद ये बहुत अधूरा लगता, लेकिन मीनार ने इस बिल्डिंग को एक कॉम्पैक्टनेस प्रदान कर दी। अंदर जो मकबरे बने हुए हैं उस पे न केवल पत्थरों का बेजोड़ प्रयोग दिखाई देता है, बल्कि उस पत्थर के ऊपर भी कुरान की आयतें लिखी गई हैं, कुरान की आयतों को तराशा गया है। आप देखेंगे तो यहाँ पे ये जो सफेद संगमरमर है, संगमरमर बहुत ही नाजुक पत्थर होता है, जिसपे अगर धीरे से भी ज्यादा हथौड़ा चल जाए तो वो टूट जाता है। इसके बाद भी इनका मतलब बहुत बहुत कमाल का जो प्रयोग है वो हमें यहाँ पे दिखाई देता है, जहां पे पत्थरों को इतना बारीकी से तराशा गया है कि कहीं से भी वो ऊपर नीचे नहीं देखते। देखिए इसके साथ ही साथ ये यहाँ पे मेहराब दिखाई दे रहे हैं, आर्चेस दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे जो मेहराब आर्चेस बने वो उसमें फोलिएटेड आर्चेस बने, मतलब मेहराब के अंदर भी इस तरीके से मेहराब बने हुए हैं, जिसको हम कहते हैं फोलिएटेड आर्चेस। तो यहाँ पे हमें दिखाई देते हैं फोलिएटेड आर्चेस। कुरान की आयतें लिखी हुई है, यानी अरबेस्क का भी प्रयोग हमें इसमें दिखता है। अब ये जो पूरा ताजमहल है इसके चारों तरफ बाग बनाए गए हैं, बीच में ताजमहल का स्ट्रक्चर है, यानी ये जो पूरा स्ट्रक्चर है वो चहारे बाग स्टाइल को फॉलो करना। जैसे मैंने आपको बताया कि मकबरों का मतलब ही ये होता है कि अगर पृथ्वी पर जन्नत होती तो वो कैसी दिखती, अगर पृथ्वी पर जन्नत है तो वो कैसी है। इसका मतलब जो सुल्तान है और जो बेगम है उनकी, वो कहाँ पे रह रही है, जन्नत में। इसके सामने ये जो आप देखते हैं ये यमुना का जल है, जहां पे ताज का पूरा आप रिफ्लेक्शन देख सकते हैं, यानी कि पूरा ताजमहल यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट होता दिखाई देता है इस नदी के जल में। चारों तरफ से बाग और मनमोहक चीजों ने इसकी भव्यता को और ज्यादा बढ़ा दिया है। हालांकि अभी जो चाहे वो मथुरा रिफाइनरी हो या पोल्यूशन की वजह से एसिड रेन होने से जो ताज का व्हाइट मार्बल है वो पीला हो रहा है। इसके लिए
ताज ट्रेपेजियम जोन की बात सुप्रीम कोर्ट ने की कि हमें ताज को संरक्षित करना है। साथ ही साथ ये हमारा भी मौलिक कर्तव्य है, जो कि हम आर्टिकल पार्ट 4A में पढ़ते हैं कि मौलिक कर्तव्यों में ये आवश्यक है कि हम अपने ऐतिहासिक विरासत स्थलों की रक्षा करें, उनका संरक्षण करें। जितनी जिम्मेदारी सरकार की है उतनी ये हमारी आपकी भी। तो ये तो बात रही इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर की, जहां हमने आपको एक बैकग्राउंड दिया और साथ ही साथ कुछ स्ट्रक्चर्स की आपसे बात की। देखिए, ऐसा नहीं कि कहानी खत्म हो गई। इंडो इस्लामिक एक बड़ा टॉपिक है और इसको जितना समझेंगे उतना ही आपको कम लगेगा। चलिए फिर किसी दिन इस टॉपिक पर और डिटेल में और गूढ़ता के साथ हम और आप चर्चा करेंगे। आज के इस टॉपिक को हम यहीं पे विराम दें, इसके पहले कुछ जरूरी सूचनाएं आपके साथ साझा कर लेते हैं। देखिए, अनअकैडमी का जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है वो अब और भी बेहतर हो चुका है। यहाँ पे अब आपको मिलेंगे ऑफलाइन रिकॉर्डेड क्लासेस भी, साथ ही साथ क्विक रिवीजन मॉड्यूल ये तो मिलेंगे ही। आंसर का इवैल्यूएशन अब एआई मोड में होगा। साथ ही साथ अगर आपको इंटरव्यू गाइडेंस भी चाहिए तो वो भी आपको एआई मोड में दी जाएगी। डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस होगी, लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम्स होंगे, आपको जीएस की कुल 20 बुकलेट्स मिलेंगी, जिसे आपको बाहर से कुछ भी लेने की जरूरत ना पड़े। साथ ही साथ आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, आप अपने कंटेंट, आपको डेली बेसिस पे जो भी अपडेट होगा वो कंटेंट मिल जाएगा। साथ ही आप उसकी प्रैक्टिस कर सके तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। इसके बाद देखिए, तो अगर आप ऑप्शनल से जुड़ना चाहें तो आप दिए गए नंबर पे संपर्क करके हमारे जो ऑप्शनल प्रोग्राम है उनसे भी जुड़ सकते हैं। चाहे वो ऑप्शनल पीएसआईआर हो, सोशियोलॉजी हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, तो इनसे भी आप जुड़ सकते हैं। चलिए, आज के सेशन को फिर हम यहीं पे विराम देते हैं। कल फिर मिलेंगे और किसी महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ और किसी महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। हमारे प्रयास को अधिक से अधिक लोगों तक आप शेयर करें और अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं कि आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है और इसको हम और बेहतर कैसे कर सकते हैं। चलिए, आज के सत्र में बस इतना ही, फिर मिलेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सत्र के साथ जुड़ने के लिए।